हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर पर डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह का इफेक्ट होता है। ठीक ठाक है आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो कॉपी निकालो, पेन निकालो। बुक आपके सामने होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी और पेन हमेशा रहे। आज हम पढ़ेंगे क्या डाइइलेक्ट्रिक्स डाइइलेक्ट्रिक्स इन किसमें? कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स। अच्छा, कैपेसिटर्स में डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या काम है? ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्या इफेक्ट आता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करें। आर यू रेडी? बोलो एक साथ हाँ। हाँ बोलो बच्चों, बोल दिया, बहुत बढ़िया। चलो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। इस पे चार्ज क्यू है प्लस का, इस पे माइनस क्यू है। बीच में यहाँ पर वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। अब हम यहाँ कुछ ना कुछ रखेंगे और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे वैक्यूम की पोजीशन में जो वेरियस एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या होगी, फिर डाइइलेक्ट्रिक्स की पोजीशन में क्या होगी। चलो डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे ना, उसके में स्थिति में उस पोजीशन में यहाँ पर वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। ठीक है, ई नॉट आप लोग जानते हो बीच में कितना होगा। ई नॉट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? जब वैक्यूम है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है कब? जब यहाँ बीच में वैक्यूम। अगर मैं यहाँ पर कुछ रख दूं डाइइलेक्ट्रिक्स इसके बीच में, यहाँ पर मैंने रख दिया डाइइलेक्ट्रिक्स, ये मैंने यहाँ रख दिया। इस पोजीशन में जो सिग्मा था वो रिड्यूस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा बच्चों? ई जो आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी, बिकॉज इट इज पोलराइज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा हुआ है तुम्हारा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। ये ई कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा पी पोलराइज होने की वजह से उल्टी साइड में, याद आया ना, उल्टी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। सिग्मा अपॉन सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? कंपेयर कर, कम हो गया ना। अच्छा बच्चों, ये जो कम होता है, जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है कि ऑलरेडी यहाँ पर कितना वहां पर सिग्मा था। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा कम होगा, कम होगी तो कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको हटाने के लिए अगर मैं कांस्टेंट लगाऊं, इसको लगा दिया मैंने 1/k। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? 1/k। कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैं बता दूंगा अभी ये भी क्यों आया, मैंने k क्यों नहीं लिया, 1/k क्यों लिया। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम हुई है, तो k इज ग्रेटर देन 1 के लिए, k इज ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। अरे 1/2 होगा तो 0.5 आएगा ना, यानी अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसकी टोटल वैल्यू लेस देन 1 होगी। चल अब समझ में आ गया, क्लास में इतना ही बहुत। तो k इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होगा? ये लेस हो जाएगा सिग्मा से, ये इसके इक्वल में ले लीजिए। इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया आपका, देखो डेरिवेशन चल रहा है, जो बुक में दिया हुआ है वो काफी कंफ्यूजिंग है, आप इसको कंपेयर करके देखो, ये पहला काम हो गया। अब V नॉट और यहां पर ले लेंगे V, क्या क्वांटिटी आएगी, फॉर्मूला याद है, E नॉट D, यहां पर ED, चलो रखो फॉर्मूले, जिसको याद है, जिसने पिछला वीडियो ढंग से देखा उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, और सिग्मा की वैल्यू भी मैं रख दूं तो क्या आएगा बच्चों, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए रख दिया मैंने, सिग्मा की डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ गया आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और ये डी की जगह डी, और सिग्मा की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन ए, डी ऊपर आ गया, यह आ गया के एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बच्चों वी। अच्छा अब लेते हैं इसका लास्ट मामला, लास्ट में क्या लेंगे अपन, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, कब, जब वैक्यूम हो, वैक्यूम का कैपेसिटेंस कितना होता है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, Q अपॉन V नॉट, चलो रख दो इसमें, आपकी हो रही है प्रैक्टिस बढ़िया से, तो Q अपॉन क्यू डी, और ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q मर गया, आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, और यहां क्या आएगा, C क्या आएगा, Q अपॉन V, और Q कितने, Q की जगह Q, V की जगह ये रखेंगे, तो क्यू डी इंटू ए के एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी, चलो डिवाइड कर दे, इसको इससे डिवाइड कर दो, C को डिवाइड कर दो C नॉट से, C को C नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा पलट के, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, D से D गया, A से A गया, इट मीन्स K इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट, लो जी ये आ गया आपका कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, C अपॉन C नॉट। अच्छा कहने का मतलब K ग्रेटर देन 1 है, मजेदार बात कह रहे हैं कि K इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब C अपॉन C नॉट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन C नॉट, कहने का मतलब ये हुआ इट इंक्रीज इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, समझ में आया, कैपेसिटेंस जो है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकली देखें तो जब E कम हो रहा है तो अपने को बढ़ना भी चाहिए, बढ़ना भी चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा एक इस जो ये फॉर्मूला है इसको मैं रीराइट करता हूं, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, बहुत सुंदर सा, बोर्ड बड़ा रहना चाहिए, अच्छा लगता है। C क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो इसका मतलब A अपॉन डी की जगह A अपॉन डी है ना, ठीक है, और ये जो है ये क्वांटिटी, ये किसकी जगह है, एप्सिलॉन नॉट की जगह, ये क्वांटिटी कहलाती है, एप्सिलॉन से ही इसको डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के को, और ये एप्सिलॉन क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, समझ में आया, जिस डाइलेक्ट्रिक को रखा है आपने, जिस डाइलेक्ट्रिक को रखा है उसकी क्या परमिटिविटी है,
एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम अगर केवल बीच में है तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, के की वैल्यू बना। अरे चलो साफ करते हैं इसको, जगह बनाते हैं। अगर वैक्यूम है तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएंगे। इस सिचुएशन में मैं दोनों जगह एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा तो ये तो कट गया और यहाँ आ गया 1। अगर पैरेलल कैपेसिटर के बीच में केवल वैक्यूम है तो के की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ग्रेटर देन 1 होगी, क्लियर हो गया? क्या इफेक्ट आएगा? सारा कंप्लीट एकदम बुक में दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, बुक का भी पढ़ना है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया है इसको, बाकी बुक वाला ही है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो बहुत ही सिंपल है, कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। रेजिस्टेंस का पढ़े हुए हो इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले लगाते हैं सीरीज में मान लो मैंने दो लगाए, पहला दूसरा, ये आ गया आपका इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर भी इस पे कितना आएगा प्लस Q माइनस Q, ये लो ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस Q, ये माइनस Q। दो कैपेसिटर मैंने लगा दिए। आपको निकालना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब हुआ मुझे C निकालना है। अगर इसका C1 है, इसका C2 है, दैट्स ऑल। इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V1 है, इस पे V2 है। चलो ये तो इमेजिनेशन हो गई, सारी इमेजिनेशन हो गई। इतना Q है, इतना C है, इतना V है। हमें ये फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों पे अलग अलग है ना। चलो फॉर्मूला लगाओ। V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो एक साथ, Q अपॉन C। अभी पढ़ा था C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इक्वल टू Q अपॉन C। यहाँ रख दिया मैंने Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 कितना है, Q अपॉन C1 प्लस V2 कितना है, Q अपॉन C2। ज्यादा टाइम नहीं लगाना। चलो Q अपॉन C विल बी इक्वल टू Q कॉमन आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, Q से Q मर गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। समझ में आया? रेजिस्टेंस में उल्टा होता है ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब दो कंडीशन देख लेते हैं इसकी। पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, आदत है ना अपने, केस फर्स्ट। चलो आदत है वैसे चलना। इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, चलो n कैपेसिटर्स है, क्या कितने कैपेसिटर है, n है, तो क्या होगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, ऐसे चलता जाएगा 1 अपॉन Cn तक। ठीक है, ऐड करते जाएंगे, 3 हो गए 3 आ जाएंगे, 4 में 4 आ जाएंगे, n हो गए तो n आ जाएंगे। एंड केस सेकेंड, इफ
C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 प्लस इज इक्वल टू, ऐसे चलता जाएगा Cn तक, सब इक्वल है, सबका कैपेसिटेंस इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये सब ऐड हो जाएंगे। 1/c विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, कब तक? अरे इसको मान लेता हूं मैं C डैश, सारी C डैश है, तो 1/c डैश 1/c कब तक? n टाइम्स, n है ना, तो n टाइम्स आएगा तो 1/c कितना हो जाएगा बच्चों? n/c डैश। ध्यान रखना है, फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं उसमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। अब इसको हम डायरेक्टली भी कहीं यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। मान लो 5 लगा दिए एक साथ, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर सीधा 5 कितने का एक वो लगाओ, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाए। समझ में आया? चलो अब करते हैं हम करते हैं इसको पैरेलल में सेट। कैसे सेट करते हैं? पैरेलल। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है पैरेलल। समझ में आ रहा है ना? पैरेलल में कैसे होगा? ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये लगाया जी, और कैसे आया यहाँ पर सेकेंड में। पैरेलल तो लगाना जानते होंगे आप लोग, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। इसका v दोनों पे सेम रहेगा, पैरेलल में है तो v यहाँ पर ये सेम रहेगा। अच्छा, चार्जेस आप देख रहे हैं, इसका C1 है, C2 है, चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि v सेम रहे। ठीक है, चलो पैरेलल में है ना, चलो बहुत बढ़िया। पहले पे कितना होगा चार्ज? कितना होगा चार्ज? कितना होगा? Q1 होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये Q1 इस पर आएगा, जो नेट चार्ज होगा वो Q1, इस पे होगा Q2। ऐड कर लो दोनों, इफेक्टिव चार्ज यानी टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2। ठीक है? अरे सीरीज में था ना पहले, तो Q सारे आप लोग जानते हो, एक वायर में सीरीज में करंट सेम रहता है, और करंट सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है, पैरेलल में लगाया है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, Q1 और Q2। अच्छा रखो, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू Q/V, तो Q इज इक्वल टू CV। चलो रखो, CV विल बी इक्वल टू Q1 यानी C1V प्लस Q2 C2V। V सेम है ना पैरेलल में, चलो V कैंसिल आउट हो गया, C इक्वल टू C1 प्लस C2, ये आ गया पैरेलल का, जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ there are n कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर हैं? n है, तो क्या हो जाएगा? C विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया ना। सेकेंड केस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अब एक चीज बार बता दिया आपको, उसी से चलो। इफ all capacitors are same, all capacitors are same means C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to dash 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 is equal to Cn is equal to C dash, then C will be equal to C plus C plus C plus C, कब तक? n टाइम्स, n बार इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? NC डैश, ये सारे डैश है ना। अच्छा समझ में आया? ये कहानी हो गई आपकी पैरेलल। छोटा सा टॉपिक इस पूरे चैप्टर में और बचा है, और बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ गया? चलो
जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बार बार बताया जा रहा है, बैठ जाएं, वीडियो को दोबारा देखें, जब तक देखते रहें जब तक कि समझ में ना आए, आगे ना जाए कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा लगता है कोई बात नहीं। चलो अब जो एनर्जी है, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी इन कैपेसिटर। पूरा लिखें तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल, कहानी पूरी लिखनी पड़ती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, कैपेसिटर। चलो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके लिए हम एक कैपेसिटर लेते हैं, बहुत ही मजेदार ढंग से हम समझेंगे इसको। एक कैपेसिटर ले लिया, यहाँ पर जो चार्ज है वो मान लो कि आप मान लो कि Q डैश है, यहाँ पर Q डैश है, ठीक है, यहाँ पर भी Q डैश है, या प्लस का है या माइनस का है। डैश क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों कैपेसिटर देख लिए, कंडक्टर देख लिए, दोनों कंडक्टर। इसको मैं कंडक्टर 1 दे देता हूँ, ये कंडक्टर 2 है। चलो ठीक है, Q डैश चार्ज है। यहां से मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया, मैंने dq डैश, और इसको मैं यहां से यहां ले जाऊंगा टू कैरी ए स्मॉल चार्ज q dq डैश फ्रॉम कंडक्टर 2 to कंडक्टर 1. The work done will be stored as potential energy in capacity. दोबारा to carry a charge dq dash from conductor 2 to conductor 1, the work done in this process will be stored as potential energy in conductor. What will be energy? पोटेंशियल एनर्जी के बजाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होगी। तो अपन केवल एनर्जी की बात करेंगे, ये दोनों फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी और पोटेंशियल होगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कहना ज्यादा बढ़िया है। ठीक, डी क्यू चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा। E की डायरेक्शन ले जाए क्यों है? क्योंकि E की डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन है dq को ले जाने की। समझ में आया? इसको यहां से यहां तक इस तरह ले जाएंगे। चलो अब ले जाने वाला काम करते हैं। मान लो कि यहां पर पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर V है और यहाँ कितना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर कोई चार्ज Q डैश है, उसमें से मैं कुछ चार्ज इधर ले गया, तो यहाँ चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर नेगेटिव है तो माइनस वो अलग चीज, लेकिन चार्ज तो बढ़ेगा ना। क्या अब यहाँ पर भी Q डैश था, वो dq यहाँ आके ऐड हो जाएगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, चार्ज बढ़ जाएगा। इतना यहाँ पर कम होना चाहिए, ठीक है, इतना चार्ज यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। Q डैश को यहाँ से ले गए, अब यहाँ dq डैश। चलो, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो मेथड अपनाएंगे यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालने की, वो सिंपल मेथड इंटीग्रेशन मेथड से ही निकालेंगे। तो जो वर्क डन हुआ, वर्क डन आप लोग जानते हो QV के इक्वल होता है, QV। तो किस चार्ज को लेंगे? Q तो है यहाँ पर dq
डैश इसको लेंगे और v वहां पर कितना है इसको अपन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर v कितना है, v कितना होगा, फॉर्मूला आपके सामने है, q अपॉन v इज इक्वल टू क्या होता है, c। समझ में आया? और यहां पर v कितना होगा, q अपॉन c। कोई दिक्कत? चार्ज है q डैश, तो v हो जाएगा q डैश अपॉन c। चल रखें हम, dw विल बी इक्वल टू q डैश अपॉन c इस v की जगह और dq डैश। समझ में आना चाहिए, ठीक है? अरे इस v की वैल्यू रख दी, यहां से उठा। चल टोटल वर्क डन W will be equal to इंटीग्रेशन ओवर dw, इंटीग्रेशन कर देंगे सारे वर्क डन, और इस साइड में जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना करेंगे, 0 से लेकर q ले लेते हैं, q डैश। q हम मान लेते हैं, पहले हमने q डैश माना, अब 0 भी हो सकती, q डैश कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर q तक कितना भी हो सकता है। तो मैंने q यहाँ इसीलिए नहीं लिया था कि अपन बाद में सही फॉर्म में इसको रख पाए। तो 0 से लेकर q तक करेंगे, q डैश अपॉन c dq डैश। चल ये तो फिक्स है, 1 अपॉन c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू q डैश dq डैश। चलो करो इसको इंटीग्रेशन हो गया बच्चों इसका 1 अपॉन c q डैश स्क्वायर अपॉन 2। ये लेंगे अपन q 0 से लेकर q तक। ये समझ में आया? कैसे आया? अरे x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2। अब समझ में आया? डेट समझते। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c, यहाँ पर q रखेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया बच्चों यहाँ पर q स्क्वायर अपॉन 2c एंड दैट विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। तो u आ गई बच्चों q स्क्वायर अपॉन 2c। अब इसके अलग अलग फॉर्म, सिंपल सा आप लोग जानते हो, q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है। इसी फॉर्मूले को काम में लेंगे, यहाँ पर पहले q की वैल्यू रखो तो u आ जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c से एक c मर गया और यहाँ आ गया cv अपॉन 2 1/2 cv। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, अगर हम इसमें c की वैल्यू रख दें q अपॉन v तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू c की वैल्यू क्या रखेंगे, q अपॉन v, ऊपर चला गया v, एक यहाँ से बन गया 1 अपॉन 2 qv। ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो कैसे भी अगर अपने को टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जिस तरह के डाटा अपने न्यूमेरिकल में होंगे उसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, एक पोजीशन और है, एक फॉर्म और है इस एनर्जी को लिखने की, वो हम और देख लेते हैं। सिंपल सा है, बिल्कुल ही सिंपल है ये। अब इसके अंदर जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो हमने हटा दिया है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं पढ़ना, उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी एनर्जी आ गई, जिसको अपन यू लिखें या ई लिखें, जो भी लिखें, एनर्जी जो आ गई, एनर्जी ये पूरा लिखना पड़ेगा, एनर्जी वरना ई से कंफ्यूजन हो जाओगे। तो ई जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। यहां तक हम पढ़ चुके, ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो q की वैल्यू है वो कितनी होती है, सिग्मा a, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये a आपका एरिया हो गया, ठीक है। और जो c है इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन
डी। तो दोनों वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नो सॉरी, सी तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी तो ऊपर डी चला जाएगा। चलो एक ए मर गया यहां से, और यू आ गई हाफ सिग्मा स्क्वायर ए डी, सिग्मा स्क्वायर ए डी। तो ये एक अनदर फॉर्म हो गई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक और फॉर्म हो गई इस एनर्जी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और होता है, देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन में लिखना, हम जानते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इससे अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकालने हैं तो एप्सिलॉन नॉट ई, इसको पुट कर दो इसमें, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ। मजेदार है, जितने जितने रखोगे उतने ही फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। हाफ सिग्मा, सिग्मा की जगह लिखा मैंने एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, ए उतना का उतना ही, डी उतना का उतना ही, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट मर गया, क्या आ गया हाफ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। लो जी ये एक और फॉर्म बन गई, एक और फॉर्म बन गई। ठीक है, इस पर हम जितने लिखेंगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब लास्ट जो टर्म है वो देख लेते हैं। एक आती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब हो गया कि कितनी डेंसिटी एनर्जी की है वहां पर। तो इसको लिए क्या करेंगे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी तो ये आ गई आपकी हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और वॉल्यूम कितना हो गया, सरफेस एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम आ गया ना। अरे ये पूरा है तो ये एरिया इंटू ये डी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ए डी से ए डी मर गया, पीछे क्या बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आ गई एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा आता है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, या दो और है वो लगाएंगे। है सेम ही, है सेम ही, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है। वर्ड पे ध्यान रखना है, टर्म जो लिखी हुई है क्वेश्चन में उसको ध्यान देना है कि मुझे एनर्जी डेंसिटी निकालनी है या मुझे क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो अपन वॉल्यूम एक की जगह यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जरूरत जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक्स का जो नेचर है उसका वीडियो मैं अलग से सेंड कर रहा हूँ, उसको आप देख लेना। इसके अलावा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, इससे आगे वाला अपने सिलेबस में नहीं है। एंजॉय करो, इतना पढ़ लो बढ़िया से, बार बार इस वीडियो को देखो। मेरा निवेदन है कि आप जितना इस वीडियो को देखेंगे आप परफेक्ट होंगे। सिंपली मैंने करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू स्टडी, बाय।